एसएस क्लासेस में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पता होगा बिहार पुलिस का आप लोग का एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और यहाँ पे इस बार पूरा के पूरा यहाँ पे आप लोग का सिलेबस चेंज है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को यहाँ पे एक टारगेट बैच चला रहा हूँ। इसमें जो कि आपका जैसा कि पता होगा जो आपका न्यू सिलेबस दिया गया है और बिहार बोर्ड का जो बुक्स पढ़ाई होते हैं स्कूलों में यानी कि SCRT जो बुक्स पढ़ाई होते हैं उसका 9th और 10th का यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। तो उसी को सिलेबस हम यहाँ पर धीरे धीरे आप लोग का यहाँ पे कवर करा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 10 दिनों में आपका मैं सारा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास 9 का हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री का ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर के पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने यहाँ पे भौगोलिक खोजें और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि आपका जो न्यू सिलेबस में यहाँ पे अगर के आप देख पा रहे होंगे तो ये दिया गया है। पहला जो इकाई था यहाँ पे भौगोलिक खोजें और दूसरा जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसने मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आज का वीडियो जो होने वाला है इसमें जो आपका अगला यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है फ्रांस की क्रांति और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये क्लास 9 का अगर का हिस्ट्री आप लोग को नजर आ रहा होगा तो इसमें हम यहाँ पे भौगोलिक खोजें पढ़ लिए थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे और प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाजीवाद पढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे आपका सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आइएगा चैप्टर नंबर 3 में क्लास 9 के हिस्ट्री में जो कि बिहार SCRT में दिया गया है, उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1789 ईस्वी में हुआ था, जिसका जो प्रमुख नारा जो था ना वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। आप लोग याद रखिएगा, सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? तो वो था फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक पूछा जाता है कि लुई 16वां जो था फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो याद रखिएगा ये जो बैठा था ये 1774 ईस्वी में बैठा था। साथ ही साथ लुई 14वां जो था एक निरंकुश शासन था, ठीक है, जिसका नारा था मैं ही राज्य हूँ। इस सवाल बार बार पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ किसका नारा था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहें आपको कि जैसा कि पता होगा यहाँ पे जो बिहार पुलिस के इस बार का एग्जाम हो रहा है वो टोटली यहाँ पे चेंज सिलेबस पर आपका एग्जाम हो रहा है और इतना समय है नहीं कि आपको यहाँ पे एक एक चीज़ करके पढ़ा दिया जाए। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस सिलेक्शन किट। इसमें जो भी न्यू सिलेबस आपका दिया गया है, जैसे कि 9 और 10 पर जो आधारित सिलेबस दिया गया है, उसमें मैं सारा का सारा आपको यहाँ पे जैसे कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी तरीक़े से आपका सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो रहने वाले हैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, क्लास 9th और 10th चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे ये चीज़ देख रहे होंगे। ये नोट्स भी इसमें शामिल है, इसमें आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद ना देखिएगा, जब आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में ना मैक्सिमम सवाल इसी से देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए अभी इसका सिलेबस चेंज किया है तो चाहेगा आयोग की जो भी चीज़ें हम दें अपना सिलेबस में ही दें, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस सिलेक्शन किट में बिहार पुलिस और बिहार SI का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका हम आपको MC के रूप में PDF दे देंगे, ताकि आप 10 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे 1 साल का और 800 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे जो कि रहेंगे आपका यहाँ पे जनवरी से लेकर जुलाई 2024 का रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी ये नोट्स कंप्लीट सिलेक्शन किट चाहिए दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र अभी लेना चाहते हैं इस किट को तो 399 में ले सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ना आपका मार्क्स ऑटोमेटिक 75 नंबर में बोल रहा हूँ, 60+ मार्क्स यहाँ से लेकर आप आ जाइएगा ईजी तौर पे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास के ऊपर चलते हैं। अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि फ्रांस का राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि देखिए फ्रांस का जो राजा था उस समय बहुत ही निरंकुश था, प्रजा का नहीं सुनता था, तो उसको अंकुश लगाने के लिए ना वहाँ के लोगों के द्वारा पार्लवा नामक संस्था की स्थापना किया गया था। ये जो पार्लवा संस्था था, फ्रांस में कुल यहाँ पे 17 संस्था ऐसी यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस में 3 वर्गों में यहाँ पे जो फ्रांसीसी समाज था उसको 3 स्टेट में बांटा गया था। जो प्रथम स्टेट था उसमें जो पुजारी वगैरह होते थे, प्रीस्ट वगैरह जो होते थे या जिसको पादरी बोलते हैं वो आते थे, और जो द्वितीय स्टेट था उसमें अभिजात वर्ग आते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग होते हैं वो आते थे। ठीक है, और जो तीसरा स्टेट था ना, तीसरा स्टेट में बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन आते थे, शिक्षित लोग आते थे। तो ये 3 स्टेट में वहाँ पर विभाजित था। ठीक है, और सबसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि वर्साय का राजमहल कहाँ पे
स्थित है, तो याद रखिएगा ये फ्रांस में स्थित था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण नारा था वो समानता था। जैसे कि देखिए फ्रांस की क्रांति का तो स्टार्टिंग में ही मैं नारा बता दिया आपका कि इसका जो नारा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता था। अगर उसमें से भी कोई एक आपको ऑप्शन चूज करना पड़े तो याद रखिएगा वहाँ पे आप लोग समानता चूज कीजिएगा। ठीक है, कर वसूलने का काम जो करते थे वहाँ पे पूंजीपति करते थे उस समय, और टैक्स इससे फार्मर कहे जाते थे जो ये टैक्स वसूलते थे। ठीक है, और फ्रांस के किसानों को भूमि कर देना पड़ता था और धार्मिक कर देना पड़ता था। ठीक है, और ये दोनों करों का जो नाम था ना वो अलग अलग था। जो टैले था वो भूमि कर था, और जो तीठे था ना वो यहाँ पे धार्मिक कर था। आप ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है कि फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसे लेटेस्ट कैसेट बोला जाता था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि मॉन्टेस्क्यू के एक बुक्स पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ स्पिरिट नामक बुक जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो याद रखिएगा वो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। विधि की आत्मा इसका हिंदी होता है। इसमें जो था कि सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया गया था तथा यहाँ पे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का घोषणा किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं कि बृहद ज्ञानकोश यानी कि इनसाइक्लोपीडिया की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा इसकी रचना यहाँ पे दिदरो ने किया था, जिसमें फ्रांस की राजक्रांति के विचार के बारे में लिखा गया था। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन होना निश्चिंत है आपका बिहार पुलिस में। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड की जो राजक्रांति हुआ था वो 1688 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक मिलता है कि फ्रांस का बैस्टिल कारागार को कब तबाह किया गया था, तो याद रखिएगा वो जो तबाह किया गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तबाह किया गया था। आप इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट जो दिया गया है कि फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 14 जुलाई को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रांस के नेशनल असेंबली ने यहाँ पे कब? तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया था। स्टार्टिंग में तो वहाँ पे निरंकुश शासन था, वहाँ पे तो जनता का चलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रांस की राजक्रांति होती है उसके बाद से 27 अगस्त 1789 ईस्वी से वहाँ से आम लोगों को भी सुना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं कि 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया, जो कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लॉ ऑफ स्पिरिट बुक में वहाँ पे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक जैकोबिन क्लब के बारे में आपके बुक्स में पढ़ता था। जो जैकोबिन क्लब था ना, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था ये जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये कहाँ पे था? तो पेरिस में था। इसके जो प्रमुख नेता थे याद रखिएगा मैक्समिलियन रॉबस्पियर इसके मुख्य नेता थे। ठीक है, और जो फ्रांस का नया कैलेंडर जो हुआ था, उस जो लागू किया गया था वो 22 सितंबर 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसमें जो महीना का नाम था ना, अजीबो गरीब नाम था, ब्रूमेयर, थर्मिडार इत्यादि जो था इसका नाम था। देखिए सवाल आपसे किस तरीका से पूछा जाएगा कि ब्रूमेयर थर्मिडार किसके संबंध है, ऐसे सवाल देगा, या ब्रूमेयर थर्मिडार से क्या समझते हैं, और वहाँ पे दे दिया जाएगा कि फ्रांस का कैलेंडर में महीनों का नाम है, अमेरिका का कैलेंडर का नाम है, या महीनों का नाम है, साल का नाम है। तो आपको जब से नहीं पता रहेगा तो वहाँ पे आप गलत करके आ जाएगा, क्योंकि ये टफ सवाल सब वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं। अगला आता है यहाँ पे, फ्रांस की महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका जो प्रमुख नेता थे ओलंबद दे बूज नामक नेत्री थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था ना, फ्रांस में महिलाओं को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल वहाँ पे मतलब पुरुष वोट देते थे। तो उसको मताधिकार यहाँ पे महिलाओं को 1946 ईस्वी में प्राप्त होता है, जो कि VVI होता है। सवाल आपसे पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि 1882 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। कब? 1832 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पे बुर्जुआई क्रांति की मतलब शुरुआत होती है। एक तरह से समझिए ना कि जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 ईस्वी में, उसी को यहाँ पे मध्यवर्गीय यानी कि बुर्जुआई क्रांति भी कहा जाने लगा, क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन रोल में थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, इसीलिए यहाँ पे बुर्जुआई क्रांति भी यानी कि मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा गया। हो सकता है सवाल आपसे ये भी पूछा जाए कि किस क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति या बुर्जुआई क्रांति कहा गया, तो वो फ्रांसीसी क्रांति को कहा गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका
आपका VVI पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो ये जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। बैस्टिल का पतन कब हुआ, यानी कि बैस्टिल जो था फ्रांस का एक कारागार था, तो उसका पतन जो हुआ था दोस्तों वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाल्टेयर क्या था, तो वाल्टेयर एक लेखक था, याद रखिएगा, और रूसो की किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जो रूसो का यहाँ पे सिद्धांत था ना, वो जनता की इच्छा का सिद्धांत था उसका, कि मतलब जनता खुश तो सब खुश, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, मैंने ऊपर भी बताया कि लॉ ऑफ स्पिरिट, यानी कि विधि की आत्मा, यहाँ पे पुस्तक लिखी। ये तो VVI है, हो सकता है अगर सवाल इस टॉपिक से बने तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो पादरी आते थे, दूसरे में कोलिन आते थे, और तीसरा में यहाँ पे दार्शनिक लोग आते थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो एजुकेटेड लोग होते थे, ये आते थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ जो मैंने चैप्टर 3 से बताएं वो समझ गए होंगे। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इस टॉपिक में क्या कुछ दिया गया है। कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, लुसेंट हो या स्पीडी हो, चट्टा मार गए होंगे सब लोग। तो ये जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो इसका आरंभ हुआ था वो 28 जुलाई 1914 की हुआ था। और किसका कारण से हुआ था, तो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के बाद से ये प्रारंभ हुआ था। ये तत्कालिक मेन कारण नहीं था, लेकिन जो मतलब शुरुआत का जो मानते हैं ना कि शुरुआत में कोई कांड हुआ था तबे तो लड़ाई हुआ होगा, तो यही शुरुआती कांड था। तो यहाँ पर भी उतना ये युद्ध भड़का नहीं था। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा ना, तो मित्र राष्ट्र में जो थे यहाँ पे फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था और जापान थे। और जो धुरी राष्ट्र में थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि शामिल थे। तो यही गुट बना के दोनों लोग लड़ रहे थे, ठीक है। अगस्त में यहाँ पे देखिएगा 4 अगस्त 1914 ईस्वी को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण से यूरोप की बड़ी शक्तियों के मध्य भी युद्ध आरंभ हो गया। कब, तो 4 अगस्त 1914 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये और अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1912 ईस्वी में जर्मनी ने एक जहाज बनाया। जर्मनी ने एक जहाज बनाया, उस जहाज का नाम क्या था, इम्परेटर नामक जहाज बनाया था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। आप लोग याद रखिएगा, आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि इम्परेटर क्या था, जहाज था या पनडुब्बी था या मारक विमान था, क्या था, तो याद रखिएगा ये एक जहाज था जो कि जर्मनी के द्वारा बनाया गया था 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो बिस्मार्क को माना जाता है। कब, तो यहाँ पे देखिएगा उसने 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहाँ पे द्वैध संधि किया था। तो ये जो भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी की चांसलर किसको, यहाँ पे बिस्मार्क माना जाता था, गुटबंदी का यहाँ पे जन्मदाता, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1882 ईस्वी में यहाँ पे एक त्रिगुट बना था। ये त्रिगुट में कौन कौन लोग थे, तो एक जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और यहाँ पे इटली था। आप लोग याद रखिए कब ये गुट बना था, 1882 ईस्वी में बना था, ठीक है। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने टर्की पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। कब, 1904 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। आप लोग याद रखिएगा, यही सवाल यहीं से सवाल बनते हैं, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगर के यहाँ पे आपसे पूछ दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 ईस्वी में शांति के लिए एक 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कि प्रथम विश्व युद्ध में 14 सूत्री कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि वर्साय की मुख्य संधि जो था जर्मनी के साथ में कब हुआ था, तो वर्साय का जो संधि हुआ था 18 जून 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसमें, फ्रांस और जर्मनी में। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। जैसा कि पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही जान माल की मतलब वहाँ पे हानि हुआ था, तो उसी को देखते हुए 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ नामक एक संस्था बनाया गया था। इस संस्था का नाम मतलब काम यही था कि भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध कभी ना हो, लेकिन फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है और ये जो राष्ट्र संघ संस्था है ये रोक नहीं पाता है राष्ट्रसंघ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी तथा फांसीवाद सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साथ ही साथ अगर देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन होता है वो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को
विराम संधि के हस्ताक्षर पर साइन करने के बाद यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कब इसका समापन होता है, तो 9 याद रखिएगा, डेट सहित सवाल आपसे पूछेगा कब प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ, तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी में इसका ये समापन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अगला पॉइंट, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं क्या कुछ आपके बुक्स में दिया गया है और बिहार पुलिस कहाँ से सवाल पूछ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1 सितंबर 1939 को माना जाता है। ये सवाल तो भर भर के पूछे जा चुके हैं डेट के साथ में। इसका जो मतलब तत्कालिक कारण था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 को सम्मिलित हुआ था। जो ये ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध में स्टार्टिंग से सम्मिलित नहीं था, यह जो सम्मिलित होता है वो 3 सितंबर 1939 को होता है। इस युद्ध में धुरी राज्यों के गुट में बेल्जियम भी सम्मिलित नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में इनमें से कौन सा देश धुरी राज्यों में सम्मिलित नहीं थी, तो याद रखिएगा कौन सा था, यहाँ पे बेल्जियम सम्मिलित नहीं था। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे दोस्तों, वहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। ठीक है, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं वही बताना चाहूँगा कि अगर कि आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं ना और कम समय में चाहते हैं ना कि मैं क्विक रिवीजन जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बिहार पुलिस का जो सिलेक्शन किट है ना ये आपके लिए टू द पॉइंट मैंने बनाए हैं। सवाल आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, तो जिनको भी चाहिए होगा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के गुट में 1941 ईस्वी में वहाँ पे शामिल हुए थे। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर यहाँ पे आक्रमण किया था और इस आक्रमण के बाद अमेरिका भी यहाँ पे मित्र राज्यों के पक्ष में यहाँ पे युद्ध में शामिल हो गया था। और यही जो जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर यहाँ पे आक्रमण किया गया था, इसी के कार्रवाई में यहाँ पे अमेरिका के द्वारा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। जो सबसे पहला बम गिराया गया था, यानी कि जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, और जो यहाँ पे नागासाकी पर गिराया गया था दोस्तों वो फैटमैन नामक यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है कि गेस्टापो जो है हिटलर द्वारा स्थापित एक गुप्तचर एजेंसी का नाम था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गेस्टापो जो है गुप्तचर एजेंसी किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो आप बताइए। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा मुसोलिनी के द्वारा, मेजनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, मांडेस्क्यू के द्वारा। तो वहाँ पे हिटलर आपको सही करके आना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ आपका, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, बल्कि संयुक्त नहीं उसमें केवल राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ नामक संस्था के वहाँ पे स्थापना किया जाता है 1920 ईस्वी में। लेकिन ये इसका जो मुख्य लक्ष्य के तौर पर वहाँ पे रखा गया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है कि भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध कभी नहीं हो, लेकिन ये फेल हो जाता है और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे एक और संस्था की स्थापना होता है जिसको यूएनओ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। ठीक है, जिसका स्थापना यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद और 3 सितंबर 1940 को जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी थी। कब? यहाँ पे 2 दिन बाद में, यहाँ पे 3 सितंबर। जैसे कि मैंने बताया ना 1 सितंबर से यहाँ पे युद्ध चालू होता है 1939 में, और 2 दिन के बाद यहाँ पे 2 सितंबर यहाँ पे उसको 40 नहीं 1939 कीजिएगा, 1939 में जर्मनी के विरुद्ध में यहाँ पे युद्ध में ये भी आ जाता है ब्रिटेन भी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में इस बुक्स में कि 2 सितंबर 1945 को जापान यहाँ पे अपना आत्मसमर्पण कर देता है और इसी के साथ में यहाँ पे युद्ध का समापन हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। परमाणु बम का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा ही किया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, वो नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराने में। ठीक है, और परमाणु बम का जो
पहला परीक्षण किया गया था वो जुलाई 1945 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपका बिहार पुलिस में हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके। ठीक है, अब यहाँ से ये चैप्टर दोनों खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका MCQ जो कि चैप्टर्स में दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था मैंने जैसे बताया ऊपर में 1914 ईस्वी में इसका स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो ये रूस की यहाँ पे हार हुई थी, याद रखिएगा। और 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रसिया ही था वो जो अलग हो गया था। ठीक है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यानी कि यूरोप का यहाँ पे बदल गया था। ठीक है, त्रिकूट समझौते में कौन सा देश शामिल थे? तो जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, हंगरी था। तो यहाँ पे ये 3 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होता है? तो 1 सितंबर यहाँ पे जो होता है 1939 ईस्वी में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर जो अगला यहाँ पे जिस चीज़ें दिए गए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जो दूसरा देश यहाँ पे था जो जापान था, जापान के आत्मसमर्पण के बाद यहाँ पे ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था, किसके ऊपर जो गिराया गया था? तो यहाँ पे जो पहला हिरोशिमा पर गिराया गया था, कब गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था। जो दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, पहला का जो यहाँ पे नाम था, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो पहला बम गिराया गया था उसके ऊपर में, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में, उसका नाम क्या था? तो जो पहला का नाम था आप लोग याद रखिएगा, लिटिल बॉय था, जैसे कि मैंने बताया भी, लिटिल बॉय नाम था पहला का। और जो दूसरा का नाम था ना, उसका नाम था फैट मैन नाम था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे फिर अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत कब हुआ? तो जैसे कि मैंने बताया, जो दूसरा युद्ध का यहाँ पे अंत हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चैप्टर 5 जिसका नाम है नाजीवाद, कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया हो। अगर क्या आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। आपका सजेशंस हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, आपका सिलेक्शन तय है।